नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मैं हूं आपके साथ किरण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया में। तो हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। और इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम आपको बताएंगे वो खबर जिससे आप जानना चाहते हैं और सबसे ज्यादा में चर्चा में भी है और जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और फिर बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे 4 बड़ी खबरों की। सबसे पहले देखिए देश विरोधी एजेंडे के खुलासे की इसमें बात होगी। यूपी के अमरोहा से देश विरोधी साजिश का खुलासा हुआ है। कट्टरपंथ का प्रचार करने के आरोप में एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये लोग पाकिस्तानी नेटवर्क से जुड़े हुए थे और भारत में रहकर शरिया कानून लागू करने की बात कर रहे थे। तो देखिए दूसरी खबर है एनडीए की बैठक से जुड़ी हुई। आज दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक है। बैठक में पीएम मोदी एनडीए सांसदों को संबोधित करेंगे। मॉनसून सत्र के दौरान एनडीए की इस पहली बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। और वहीं तीसरी खबर का भी फिर हम रुख करेंगे, जिसमें बात होगी कश्मीर से धारा 370 हटने के 6 साल अब पूरे हो चुके हैं। उसकी 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई थी और आज उसे 6 साल पूरे हो गए हैं। फैसले के तहत राज्य का विशेष दर्जा समाप्त किया गया और उसे पूरी तरह से भारतीय संविधान के ढांचे में शामिल किया गया। इन 6 सालों में कश्मीर की बदली हुई तस्वीर देखने को मिली है। हर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। तो चौथी खबर है ट्रंप के टैरिफ वॉर पर भारत के जवाब से जुड़ी हुई। भारत ने कहा कि अपने आर्थिक हितों की रक्षा करेगा भारत। आरोप लगाने वाले देश खुद रूस से कारोबार कर रहे हैं। तो चलिए हम 4 खबरों का तो हम गीतू रुक करेंगे ही यहाँ पर और विस्तार से उस पर जानकारी भी देंगे, लेकिन बात सबसे पहले आज के मूड की हम कर लेते हैं। हम अपने सेगमेंट में हमेशा बताते हैं देश का आखिरकार मूड क्या है। तो देखिए देश विरोधी साजिश रचने वालों पर बड़ा एक्शन और ये मूड है आज का। बिल्कुल। और देखिए यूपी में एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है किरण। एटीएस ने देश विरोधी साजिश रचने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो दोनों व्हाट्सएप ग्रुप रिवाइविंग इस्लाम से जुड़े हुए थे और इस ग्रुप में 400 पाकिस्तानी सदस्य शामिल थे और ये ग्रुप भारत में गजवाए हिंद करके शरिया कानून लागू करने की योजना बना रहा था। यानी कट्टरपंथी विचारधारा के प्रचार में दोनों लड़के शामिल थे, जिन्हें अब गिरफ्तार किया है। और पुलिस को इस ग्रुप में उत्तर प्रदेश के एक शख्स के जुड़े होने की भी जानकारी मिली थी। तो यूपी एटीएस लगातार ऐसे लोगों और उनकी गतिविधियों पर नजर रखती है। और वहीं देखिए कि पुलिस को इस ग्रुप में उत्तर प्रदेश के एक शख्स के जुड़े होने की भी जानकारी मिली थी और यूपी एटीएस लगातार ऐसे लोगों और उनकी गतिविधियों पर नजर रखती है। इस ग्रुप से यूपी के अमरोहा निवासी अजमल अली का नंबर भी जुड़ा हुआ पाया गया। ऐसे में अजमल अमरोहा का ही रहने वाला है और देखिए अजमल पर आरोप है कि वो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से राष्ट्र विरोधी और गैर मुस्लिम धर्म के लोगों के खिलाफ विचारधारा का एक तरह से प्रसार किया करता था। अजमल को पूछताछ के लिए एटीएस हेडक्वार्टर बुलाया गया था। उसने पूछताछ में अपना अपराध कबूल कर लिया है और देखिए अजमल ने ये बताया कि वो व्हाट्सएप पर रिवाइविंग इस्लाम ग्रुप के अलावा और भी कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई पाकिस्तानी व्यक्तियों के वो संपर्क में था। और ऐसे में देखिए अजमल ने ये भी खुलासा किया है कि वो एक इंस्टाग्राम आईडी से भी जुड़ा हुआ था जिसे उसामा माज शेख चलाता था और वो महाराष्ट्र के थाने का रहने वाला है। देखिए कितने बड़े खुलासे हो रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल। और उसामा और अजमल मिलकर देश विरोधी प्रचार क्या करते थे। दोनों इंस्टाग्राम और सिग्नल से ये काम कर रहे थे और इनमें भारत विरोधी बातें हुआ करती थी। तो साथ ही भारत की चुनी हुई सरकार को गिराकर शरिया लागू करने की बात भी यहाँ पर की जाती थी। और इसी सिलसिले में 1 अगस्त को लखनऊ में एटीएस थाने में केस दर्ज हुआ था। फिर अजमल को गिरफ्तार किया गया, उसे जेल भेज दिया गया। वहीं उसामा माज शेख के यूपी को एटीएस ने महाराष्ट्र के एटीएस की मदद से आज गिरफ्तार किया। तो दोनों आरोपी भारत में गजवाए हिंद करके शरिया का कानून लागू करना चाहते थे। साथ ही दोनों मुस्लिम नवयुवकों को गैर मुस्लिमों के प्रति भड़काकर उनमें रोष पैदा करते थे, जिससे कि उन्हें भारत विरोधी और आपराधिक गतिविधियों के लिए प्रेरित किया जाए। बिल्कुल। और देखिए कितने बड़े खुलासे यहाँ पर गीतू हुए हैं। और चलिए ज्यादा बातचीत करने के लिए हम सीधे ब्यूरो चीफ का रुख कर लेते हैं। अमिता मिश्रा हमारे साथ जो है वो जुड़ चुकी हैं। अमिता, बहुत बड़े खुलासे और अभी तक अगर हम ये कहें कि जिस तरह से अजमल के बाद उसामा का भी अब नाम सामने आ गया है, यानी यूपी से महाराष्ट्र तक का यहाँ पर कनेक्शन देखने को मिल रहा है। ये कनेक्शन के तार और कहाँ कहाँ तक जुड़ रहे हैं?
देखिए, तो ये इस तरह से लगातार पूरे देश में, यूपी तो छोड़ दीजिए, पूरे देश में इस तरह के लगातार किसी न किसी माध्यम से जो इस्लाम को फैलाने वाली घटनाएं हो रही हैं, उनके खुलासे जो लगातार हो रहे हैं, वो लगातार इस तरह के खुलासे हो रहे हैं कि कोई लव जिहाद के जरिए, किसी कोई जमीन के जरिए, किसी को कोई प्रलोभन के जरिए, और किसी को कोई जो है वो सोशल मीडिया के जरिए ब्रेन वॉश करके लोग अपने धर्म को फैलाने का। तो इसी तरह की जो जानकारी मिली थी अमरोहा के, ये अजमल अली के बारे में मिली थी कि ये रिवाइविंग इस्लाम के नाम से कोई ग्रुप चला रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा है, जिसमें 3 एडमिन हैं, जिसमें एक एडमिन जो है अजमल अली खुद थे, और एक जो महाराष्ट्र के ठाणे का जो है डॉक्टर ओसामा माज शेख जो है वो था, और एक अन्य है जो एडमिन है इसके। तो ये 3 लोग मिलकर इस ग्रुप को चला रहे थे, और इस ग्रुप में लगभग 400 मेंबर्स थे, जिनकी जानकारी मिलने के बाद जब पुलिस ने अजमल अली को पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा कि हाँ, हम ऐसा रिवाइविंग इस्लाम के नाम से अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हम इस ग्रुप को चला रहे थे। इस ग्रुप में जो है देश विरोधी बातें चल रही थी, हम लोग शरिया कानून को लागू करने की बात करते थे, हम बिल्कुल जो है अमिता, देश क्या की अभी जो तक सिर्फ सरकार है 400 का ही एक कनेक्शन निकल करके सामने आया है कि सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि कई सारे जो पाकिस्तान के लोग हैं वो जुड़े हुए दिखाई दिए हैं, तो 400 ही इसमें सदस्य हैं या इससे भी ज्यादा की संख्या है और अभी और खुलासा होना बाकी है इसको लेकर? जी है ना, अभी इसमें खुलासे होना बाकी, अभी पूछताछ चल रही है। जो ये ग्रुप है, ये सिर्फ अभी ग्रुप के मेंबर्स की जानकारी मिली है। इसके अलावा जो डॉक्टर ओसामा मास चला रहा था ग्रुप, वो इंस्टाग्राम आईडी की चला रहा था, उसके इंस्टाग्राम की अभी खंगाला जा रहा है कि उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। तो और ज्यादातर जो ये लोग हैं वो इसमें पाकिस्तान के लोगों का कनेक्शन सामने आया है कि जो मेंबर्स हैं इसमें पाकिस्तान और के क्या ये मेंबर्स माना भी जाए हैं। अमिता कि यहाँ पर जो ये यहाँ तो ग्रुप मिला ही है, लेकिन क्या ये देश भर में सक्रिय था, इसको लेकर भी कोई जानकारी मिल पाई है? जी, ये तो जाहिर सी बात है, ये जो 400 लोग हैं ये कहीं केवल यूपी के या ठाणे के नहीं हैं, ये पूरे देश से कनेक्ट हैं, कहीं ना अलग अलग जिलों से इसमें लोग जुड़े हुए हैं, और इसमें देश के ही नहीं विदेश के भी, जैसा कि मैंने बताया, पाकिस्तान के लोगों का भी इसमें नाम है, नंबर है। ये क्योंकि मास्टरमाइंड अजमल तो नहीं है, ये बखूबी जो चीजें हैं या अभी तक की जांच प्रक्रिया में चीजें निकल करके सामने आई होंगी। मास्टरमाइंड को लेकर के क्या अजमल ने अभी तक कोई खुलासा किया? क्या उसे पता है ये मास्टरमाइंड क्या सिर्फ भारत में मौजूद है या फिर पाकिस्तान में बैठा कोई शख्स है जो पूरी तरह से इस गजवाए हिंद का जो है ये लेकर के चल रहा है, या फिर रिवाइविंग इस्लाम को लेकर के चल रहा है, इस मुहिम को लेकर के चल रहा है? क्या पाकिस्तान में इसका मास्टरमाइंड बैठा हुआ है? अभी क्या इसको लेकर के कोई जानकारी मिल पाई है? जी नहीं, ना इसमें जो अभी तक जो जानकारी मिली, जो अजमल अली है ये डॉक्टर ओसामा माज को अपना सीनियर और मेंटोर मानता है। इसने इस बात को कबूला है कि, तो इस तरह से लग रहा है जो भारत में जो ये बैठा हुआ है, जो साजिश करता बैठा हुआ है, वो डॉक्टर ओसामा माज ही है, जो अजमल अली के बयान से जो जाहिर होता है। लेकिन अभी ओसामा के ऊपर कौन है, माज है, उसकी पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तारी दोनों की हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि अब आगे के खुलासे अभी होने बाकी हैं। बिल्कुल, यानी पूछताछ अभी बाकी है और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, बहुत और लोग भी इसमें सक्रिय हो सकते हैं। धन्यवाद अमिता इस पूरी जानकारी के लिए। और वहीं आज दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक भी है, यानी बैठक में पीएम मोदी एनडीए सांसदों को संबोधित करेंगे। तो मॉनसून सत्र के दौरान एनडीए की इस पहली बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। एनडीए सांसदों की ये बैठक ऐसे वक्त पर हो रही है जब एसआईआर के मुद्दे पर संसद में विपक्ष में संग्राम छिड़ा हुआ है। और देखिए यहाँ पर कि दोनों सदनों में हंगामे की वजह से कार्यवाही नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद एनडीए सांसदों की ये पहली बैठक है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के भी ये बैठक जो है वो बेहद अहम है। ऐसे में देखिए कि जीएमसी बाल योगी सभागार में होने वाली बैठक में एनडीए के सभी सांसदों को अनिवार्य तौर पर जो है उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। बिल्कुल, और बैठक में पीएम मोदी संबोधित करेंगे और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की जा सकती है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं किरण, दोनों ही सदनों में बहस नहीं हो रही है। एसआईआर का मुद्दा लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब देखना होगा किस तरह से अब ये सामंजस्य बिठाया जाता है। और चलिए अब बात करते हैं आम आदमी के सवाल की। तो कश्मीर से धारा 370 हटने के 6 साल पूरे हो गए हैं और इन सालों में कश्मीर में काफी बदलाव भी देखने को मिला। तो कश्मीर और कश्मीर के लोग विकास की राह पर चल पड़े हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ देखिए कि 5 अगस्त 2019 ये वो तारीख थी जब कश्मीर ने पुरानी बेड़ियों को जो है वो तोड़ दिया था और तोड़ करके एक विकास की जो नई राह है उसमें कदम रखा था। आतंकी हिंसा, पत्थरबाजी,
सिलसिलेवार जो हिंसक प्रदर्शनों के लिए कुख्यात रहे और विख्यात था जम्मू कश्मीर एक वक्त में, जो 5 अगस्त 2019 के पहले में था। अब उसके बाद जब धारा 370 को यहाँ पर हटा दिया गया, तो आज इसको लेकर के ये 6 साल जो है वो पूरे हो गए हैं। और ये तो देखिए यहाँ पर कि फैसले के तहत राज्य का विशेष दर्जा जो है वो समाप्त हो गया है, उसे पूरी तरह से भारतीय संविधान के ढांचे में जो है वो शामिल कर दिया गया। और इस कदम के कारण ही जम्मू और कश्मीर में एक शासन, बुनियादी ढांचे, नागरिक भागीदारी में एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिला। बिल्कुल। और वहीं देखिए, राजनीतिक बहस के बावजूद सरकार का ध्यान जन कल्याण, लोकतंत्र को मजबूत करने और आर्थिक विकास पर है। सबसे बड़ा परिवर्तन में से एक लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ी है और पंचायत चुनाव में 70% अधिक मतदान हुआ। तो 2020 में जिला विकास परिषद 2024 के राज्य विधानसभा चुनाव ने राजनीतिक भागीदारी को और मजबूत किया है, जिसमें दक्षिण कश्मीर के उभरते युवाओं और महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी रही है। चुनाव पहला बड़ा कदम था और इसके अलावा शिक्षा और सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिला है। तो 2019 के बाद 80,000 करोड़ रुपए का निवेश विकिरण यहाँ पर हुआ है, जिससे कि रोजगार को बढ़ावा मिला। 2024 में श्रीनगर को यूनेस्को ने वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया है और इसके अलावा पर्यटन में भी उछाल आया। तो चेनाब ब्रिज बना और वहीं धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में भी कमी आई है। हालांकि पूरे तौर पर आतंकवाद की समाप्ति का इंतजार अभी भी है और अब कश्मीर लगातार विकास के ग्राफ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है और उम्मीद है कि धरती का स्वर्ग हमेशा स्वर्ग बना रहे और अपनी इंसानियत को सदैव बरकरार रखे। तो बिल्कुल देखिए, 6 साल हो गए और 370 को लेकर के अभी भी कई विपक्षी दल ऐसे हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं 370 की वापस से बहाली होनी चाहिए। और ऐसे में देखिए कि इस मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान भी अब सामने आ गया है। सोमवार को उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है, इस बारे में मैंने हर संभव संभावना और संयोजन जो है वो सुन लिया है, इसलिए मैं पूरी ईमानदारी से कहूँगा कुछ नहीं होगा। सकारात्मक होने को लेकर के आशावादी हूँ। सौभाग्य से कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ सकारात्मक भी नहीं होगा। मैं अभी भी संसद के इस मॉनसून सत्र में जम्मू कश्मीर के लिए कुछ सकारात्मक होने को लेकर के आशावादी हूँ। और 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अलग अलग जो है वक्त में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जो है वो मुलाकात कर चुके हैं। लिहाजा कश्मीर को लेकर के एक सरगर्मी यहाँ पर तेज हो गई और देखिए जल्द ही कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। बिल्कुल। और ये उमर अब्दुल्ला का बयान है, सीएम है जम्मू कश्मीर के, और ऐसे में साफ तौर पर उन्होंने देखिए किरण दोनों बातें कह दी हैं। कुछ बदला भी नहीं है, कुछ बदलेगा भी नहीं, थोड़ा बदलाव भी देखने को मिला है। मिली जुली एक तरह से प्रतिक्रिया है ये उमर अब्दुल्ला की। और हालांकि जम्मू कश्मीर के धारा 370 हटने के ये 6 साल हो गए हैं और काफ़ी हद तक बदलाव लोगों ने देखा है, क्योंकि सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि पर्यटन को लेकर जो यहाँ पर बढ़ावा देखने को मिला था। हालांकि पहलगाम की घटना ने जरूर थोड़ी सी इसमें सेंध लगा दी थी, लेकिन अब फिर भी सब कुछ सामान्य होने लगा है और एक तरह से फिर से जो लोगों की सोच है कहीं ना कहीं पर्यटन को लेकर अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है कश्मीर के लिए। बिल्कुल, कोशिश यही है कि देखिए पर्यटन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर में बना रहे और इसके लिए तमाम सुरक्षा बलों की तरफ से एक सुरक्षा जो है पुख्ता जो है वो की भी गई है पहलगाम हमले के बाद में गीतू। और ऐसे में अब हम खबरों में आगे बढ़ते हैं गीतू और देखिए बात करते हैं यहाँ पर सोच की बात की। सोच की बात में आज भारत अमेरिका के बनते बिगड़ते रिश्तों की हम करेंगे, जिसमें देखिए ट्रंप लगातार भारत को टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि वो अपने हितों को ध्यान में रख करके ही फैसला लेगा, किसी के दबाव के आगे झुकेगा नहीं भारत। बिल्कुल, और साफ कर दिया है क्योंकि पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और टैरिफ लगाने का हवाला दिया कि भारत रूस से व्यापार कर रहा है। कारोबारी समझौते को लेकर भारत सरकार के अडिग रवैये को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने अब धमकी भी दी है कि वो भारतीय आयात पर शुल्क की दरों में और बढ़ोतरी करेंगे। हालांकि अपने पुराने रवैये के मुताबिक उन्होंने ना तो ये बताया कि शुल्क दरों में कितनी वृद्धि होगी, लेकिन इस बार भारत ने ट्रंप के पुराने बयानों की तरफ सधी हुई प्रतिक्रिया नहीं बल्कि उसे सीधे तौर पर खारिज करते हुए अन्यायपूर्ण इसे करार कर दिया है। तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की धमकी पर करारा जवाब देते हुए साफ किया कि वो अपने ऊर्जा हितों की सुरक्षा के लिए किसी दबाव में नहीं आएगा। उधर रूस भी अब जयशंकर की लाइन पर खड़ा हो गया है। और देखिए यहाँ पर कि उसने भी ट्रंप को ये सख्त संदेश दे दिया है और ये कहा है कि इस तरह का दबाव बनाने की उनकी रणनीति जो है वो काम नहीं आएगी। विदेश मंत्री अमेरिकी दबाव और पश्चिमी आलोचनाओं का जवाब उन्होंने दिया। हमारी सामूहिक इच्छा एक न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था की है जो कुछ देशों के प्रभुत्व वाली नहीं हो।
ये संतुलन केवल राजनीतिक या फिर आर्थिक नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक परंपराओं के जरिए भी आता है। ऐसे में देखिए कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह साफ किया है कि भारत अब किसी की भी दादागिरी जो है वो मानने वाला नहीं है। उन्होंने जो है परंपरा, पहचान, संप्रभुता को भारत की एक शक्ति बता दिया है। तो देखिए भारत की ही राह पर रशिया भी यानी कि रूस भी जो है वो चलता हुआ गीतू दिखाई दे रहा है। यानी ट्रंप को देखिए सीधे सीधे हर कोई चुनौती देता हुआ, पहले ज़ेलेंस्की चुनौती दे डालते हैं, उसके बाद देखिए ईरान की तरफ से जो है वो आंखें तरेड़ दी जाती हैं। भारत तो है ही खड़ा वहां पर कि दबाव वाली राजनीति नहीं चलेगी। और अब रशिया ने भी यहां पर साफ कह दिया है कि ये टैरिफ जो है युद्ध नहीं रुकवा सकता, ये धमकी नहीं चलने वाली। बिल्कुल, और आप हर किसी देश को कंट्रोल नहीं कर सकते जैसे कि ट्रंप करने की कोशिश कर रहे हैं। वही ट्रंप के रूसी तेल खरीद पर भारत पर टैरिफ की बात को लेकर रूसी विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आ चुका है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि कोई भी टैरिफ युद्ध या प्रतिबंध इतिहास के स्वाभाविक क्रम को नहीं रोक सकता है। उन्होंने अमेरिका पर राजनीतिक रूप से प्रेरित आर्थिक दबाव और वैश्विक बहुध्रुवीय व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया है। तो अमेरिका अपनी वैश्विक प्रभुत्व की गिरावट को स्वीकार नहीं कर पा रहा है और ऐसे में वो स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने वाले देशों पर टैरिफ और प्रतिबंधों के जरिए दबाव बना रहा है। तो रूस ने भारत का बचाव करते हुए कहा कि कोई भी टैरिफ, वॉर या प्रतिबंध इतिहास की प्राकृतिक दिशा को नहीं रोक सकते हैं। बिल्कुल, और ऐसे में देखिए कि ट्रंप को ये बहुत बड़ा झटका लगने वाला है जब इस तरह के बयान जो है हर देश की तरफ से निकल करके गीतू सामने आ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा झटका तो नोबेल पीस प्राइज को लेकर के लगेगा, जिसको लेकर के काफी डेस्परेट जो है वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नजर आते हैं। उनको लग रहा था कि मैं युद्ध रुकवाऊंगा चारों तरफ में और देखिए किस तरह से मुझे नोबेल पीस पुरस्कार के लिए जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किया नहीं गया, पाकिस्तान की तरफ से किया गया, असीम मुनीर ने किया है, इजराइल की तरफ से सपोर्ट जो है वो कर दिया गया है, खुद उनके ही व्हाइट हाउस से जो है किया जाता है कि कई सारे युद्ध को रुकवा दिया। लेकिन अब जब इस तरह के बयान आ रहे हैं, ये एक नकारात्मक जो है डोनाल्ड ट्रंप के लिए जाने वाले हैं। और किरण ये कहते हैं जबरन आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार हम यही देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से सीज फायर हुआ, और यहाँ पर देखिए हमारे देश में तो घमासान मचा हुआ है संसद में इसी बात को लेकर, और वहीं ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने मध्यस्थता करवाई, वो पूरा क्रेडिट लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें नोबेल प्राइज चाहिए और उन्हें नहीं पता कि वो इसका खामियाजा दूसरों को किस तरह से भुगतने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही थी भारत और पाकिस्तान की। लेकिन ऐसे में ट्रंप बीच में कूद पड़ते हैं, कहते हैं हमने इस वॉर को रुकवाया है और इस जवाबी कार्रवाई को कहीं ना कहीं सीज फायर करवाया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये हालात कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए तो ठीक है, हो सकते हैं क्रेडिट लेने के लिए, लेकिन भारत के लिए इस वक्त बहुत मुसीबत पैदा कर रहे हैं। संसद में हम देख रहे हैं इसी बात को लेकर कितना हंगामा मचा हुआ है। नहीं, इस बात को विपक्ष को समझना चाहिए कि देखिए एक तरफ जब दूसरे देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी बात को मान रहे हैं, विदेश मंत्री की बात को मान रहे हैं, उन्हें फॉलो करते हुए अपने बयानों को यहाँ पर दे रहे हैं। और रशिया जैसा देश कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं गीतू कि वो भारत से उसको कोई बेनिफिट है, जबकि भारत ही रशिया से काफी बेनिफिट लेता है, तेल कम कीमत पे लेता है, वेपन की खरीदारी होती है, यानी एक साझा तौर पर जो है दोनों देश मिलकर के चलते हैं। विपक्ष को यह समझना चाहिए कि हम देश में रह करके यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की बातों को इतनी तरजीह दे रहे हैं जबकि दूसरे देश तरजीह नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल सीरियसली जो बिजनेसमैन है, बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया जाता है ट्रंप को किरण, और ये हमारे देश वालों को भी सोचना चाहिए, जो विपक्ष में बैठे हुए हैं उन्हें भी समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं। 15 अगस्त से पहले सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए ड्रिल शुरू हो गई है और ऐसे में एक ड्रिल भी की गई थी। तो डीसीपी राजा बाठिया ने सिक्योरिटी को दुरुस्त करने का आदेश दिया था। वहीं 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करेंगे, लिहाजा ये सुरक्षा में चूक का गंभीर मामला है। सस्पेंड पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच भी शुरू की गई है। तो देखिए किरण, सोमवार को 5 बांग्लादेशी भी अवैध रूप से लाल किले में घुसने की कोशिश करते पकड़े गए थे, जिनके पास से फर्जी आधार कार्ड डिटेंशन सेंटर भेजे गए थे ये लोग। लेकिन यहाँ पर अगर मॉक ड्रिल होती है और मॉक ड्रिल में जो सुरक्षा कर्मी वो फेल हो जाते हैं, वो बॉम्ब डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो अब इससे खराब चीज क्या हो सकती है कि आप सुरक्षा को लेकर कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे कि 15 अगस्त के दिन आप बहुत अच्छी सुरक्षा देंगे लोगों को। बिल्कुल, और देखिए मॉक ड्रिल भी तो इसीलिए खासतौर से की जाती है कि अगर कहीं कोई कमी रह गई है, लूपहोल्स है, तो उसको जो है हम मेन जो हमारा इवेंट है, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, क्योंकि कई गणमान्य लोग पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री जो है वो पहुंचते हैं, तो ऐसे में इन लूपहोल्स को खत्म करने को लेकर के ये पूरी मॉक ड्रिल की जाती है, जिसमें ये देखिए यहाँ पर जो है डिटेन कर लिया गया है, पता चल गया है कि कहाँ हमारी जो है वो कमी रह गई है। अब इसको और ज़्यादा जो है उसको पुख्ता किया जाएगा, यानी कि और ज़्यादा ट्रेनिंग जो है वो पुलिस वालों को, बाकी अन्य जो जवान हैं सुरक्षा बल में जो तैनात हैं, उनको यहाँ पर जो है वो दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में देखिए फिलहाल जो है 5 बांग्लादेशी अवैध रूप से लाल किले
में घुसने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी हमने दिल्ली में देखा है गीतू किस तरह से लगातार बांग्लादेशियों की एक धरपकड़ जो है वो हो रही थी कि पूरी तरह से जो है बांग्लादेशी रोहिंग्यास को जो है वापस उनके देश भेज देंगे। और वैसे भी अभी बांग्लादेश के साथ हमारा जो रिश्ता है वो इतना अच्छा नहीं है, तो मुनासिब है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान बांग्लादेश की आड़ में जो है किसी तरह की कोई घटना को अंजाम दे सकता है, लेकिन भारत तैयार है। बिल्कुल, भारत तैयार है और ऐसे में यहाँ पर जिस तरह से मॉकड्रिल भी की जा रही है, कोशिश की जाएगी कि अभी जितनी भी खामियां हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए और ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे चाक चौबंद किया जाए, क्योंकि 15 अगस्त जिस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कई गणमान्य लोग जुटते हैं और ऐसे में बहुत बड़ा इवेंट है भारत के लिए, भारत की आज़ादी का ये पर्व है और उस दौरान अगर सुरक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, पुख्ता नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है बहुत बड़ा एक तरह से लूप है ये और कहीं ना कहीं इसको भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके चलते यहाँ पर कार्रवाई की गई है उन पुलिसकर्मियों पर जिनका थोड़ा सा ढीला ढाला रवैया देखने को मिला और उन्हें सस्पेंड कर दिया है। 7 पुलिसकर्मी यहाँ पर सस्पेंड किए गए हैं, क्योंकि अगर सुरक्षा को लेकर आप सजग नहीं है, सचेत नहीं है, तो जाहिर सी बात है ड्यूटी पर बने रहने का कोई फायदा भी नहीं है। मॉकड्रिल यहाँ पर की गई थी और सुरक्षा को जांचा परखा गया था कि कितनी तैयार है दिल्ली के सुरक्षा कर्मियों की टीम इस काम को करने के लिए। बिल्कुल, और ऐसे में देखिए अब हम जगह जगह पे जो है काफी सारे पुलिसकर्मी देखेंगे, सुरक्षा के जवान जो है वो मुस्तैद रहेंगे और इसी के साथ बैरिकेड्स लगा करके जो है सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाएगी। गीतू, खबरों में आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर का रुख कर लेते हैं, जहां पर देखिए कि राप्ती नदी पर बने पुल में दरार आ गई है, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। जिला अधिकारी के आदेश के बाद देखिए टीम गठित की गई, भारी वाहन को नदी के मतलब यानी ये पुल जो है उसके ऊपर में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। ये भी हम बता दें कि राप्ती नदी पर बना ये पुल 1968 में बनाया गया था और ऐसे में आमतौर पर देखिए पुलों की मियाद करीब 50 साल तक की होती है, लेकिन इसका 57 साल हो चुका है। ऐसे में अब भारी वाहन जो है यहाँ पर ना गुजरे तो बेहतर है। आवाजाही फिलहाल एहतियातन उठाते हुए कदम रोक दी गई है ताकि कोई दुर्घटना ना। बिल्कुल, और खतरे की घंटी को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है और कहा यह भी जाता है कि 50 साल के बाद वैसे भी जाहिर सी बात है कि जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको रोक दिया जाता है इस तरह के पुलों पर गुजरने के लिए और ऐसे पुलों की मरम्मत की जाती है जिससे कि कोई भी हादसा ना हो, क्योंकि किरण हमने कई हादसे देखे हैं ऐसे पुलों पर जो कि लगातार टूटे हुए होते हैं या फिर जिनको मरम्मत की जरूरत होती है उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है और ये जो नजरअंदाजी है वो कहीं ना कहीं बड़े हादसों को दावा दे देती है, बुलावा दे देती है और ऐसे में लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जी।